वक्त हुआ जाता है आपको एक और मुल्क की सैर करवाने का। ट्यूनिस की बात आज हम करने वाले हैं। अफ्रीका का मुल्क है और इस मुल्क से मुताल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज खुरमिलाई से हम पूछेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ मौजूद अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप दोनों भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आपने ब्लू कलर की मैचिंग की है जी, बस लकीली। आप हमेशा वैसे मैचिंग की करते हैं, आप दोनों को मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लकीली मैचिंग है, वरना ये भी तो ब्लू है तकरीबन, जस्ट विद द लक। ओके, अच्छा, तुनीसिया का फेवरेट कलर क्या है? रेड। रेड, यस। अगर आप देखें तो खिलाफत उस्मानी का बहुत असर और रसूख है और तुर्की का झंडा और ट्यूनिस के झंडे में बिल्कुल 99% एक जैसे हैं। और सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो ट्यूनीशिया में चांद सितारा है उसके गिर्द एक सफ़ेद हाला है, ऐसे लगता है कि वो चांद सितारा एक डिस्क में रखा हुआ है। और अगर हमारे जो सामीन नाज़रीन खुसूसन बच्चे अगर अभी फ़ौरन गूगल करेंगे तो देखेंगे कि टर्की और ट्यूनीशिया का झंडा बिल्कुल एक जैसे हैं। वजह क्या है? इत्तेफाक खिलाफत उस्मानी का असर रसूख, लाल रंग उसमें इस्तेमाल होता था। और उस ज़माने में ट्यूनीशिया से जो जाते थे, जो शिप्स जदीद तुर्की की तरफ, उनके ऊपर भी लाल झंडा लगा होता था। और बाद में मुस्लिम तहजीब में हम लूनर हैं तो चांद वहाँ से आ गया, और जो हमारे पांच अरकान है इस्लाम के, वहाँ से हमारा सितारा बन जाता है, तो वो मौजूद है। लाल रंग अमूमन जो है वो शोधा का रंग समझा जाता है, इनकलाब का रंग समझा जाता है। और ट्यूनीशिया ने, क्योंकि फ्रेंच जो आए थे इनके ऊपर आमरीत के साथ कुछ लोग आए थे, उनके खिलाफ भी जंग लड़ी थी, वहाँ से भी लाल रंग अडॉप्ट करने की बात की जाती है। लेकिन ज़्यादातर बात यही है कि ये वही रेड कलर है जो तुर्क इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त। ज़रा लोगों के बारे में बताएं, वहाँ का कल्चर कैसा है? आबादी कितनी है? आबादी तो उनकी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के पास है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेकुलराइज हो रहे हैं, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे भी। लेकिन लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में आपको याद है जब कोरोना आया तो एक नई बहस छिड़ गई, वैक्सीन लगवानी नहीं लगवानी, मसाजिद में नमाज होगी नहीं होगी। लेकिन ट्यूनीशिया वो मुल्क है जहाँ पे कोविड के दिनों में पहले रोबोट पुलिस इस्तेमाल की गई थी। अच्छा, तो ट्यूनीशिया सेकुलराइज भी हो रहा है, अफ्रीका में रहते टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ रहा है। अच्छा, ताकि लोगों पर नजर रखी जा सके, ताकि लोगों पर नजर रखी जा सके, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग, कर्फ्यू की। तो ट्यूनीशिया की आम बात यह है, जैसे हम बाकी ममालिक का भी डिस्कस करें, कतर की हमने जैसे कल बात की थी कि वो अपनी ऊंट रेस में इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोट्स को, तो इन्होंने रोबोट्स को इस्तेमाल किया था कोविड के दिनों में। ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम देखें कि वहाँ पे जो कुछ विजुअल दिखाए, लेकिन हमने जो पढ़ा कि अंडरग्राउंड रहने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। मटमटा उनका एक शहर है, उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए वहाँ खंदके नुमा जमीन खोद के कर्व्ड वॉल्स बनाई जाती हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, ताकि शदीद गर्मी से बचा जा सके। लेकिन दूसरी आम बात यह है कि सहरा वाली ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए और दिन की तपती धूप से बचने के लिए, दोनों से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड रहते हैं। और वो उन पिट्स नुमा घरों में रहते हैं जिनमें 5 से 9 अफराद आराम से रह लेते हैं। और बाकी भी ट्यूनीशिया में हालात ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ के इलाके का कुछ खुसूसन कल्चर है, वो धूप और गर्म धूप, ठंडी हवाओं से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन रहते हैं। और 5 से 9 लोग हंसी खुशी रह लेते हैं। और वो ये वाली जो अभी तक की कल्चरल उनका घर है, ये अब तक चले आ रहे हैं। ज़बरदस्त। और अगर हम कहें कि तारीख़ में अगर जाएँ तो ऐसी क्या वहाँ पर चीज़ है या जगह है या इमारत है जो कि हमें लेकर जाती है हिस्ट्री में, सैर कराती है? रोमन असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पहले बताया खिलाफत उस्मानिया का असर रसूख है, से रोमन असरात भी ट्यूनीशिया के ऊपर है। और उसकी बड़ी वजह जब हम देखते हैं तो हमें एक एम्फी थिएटर मिलता है जो कि दुनिया के बड़े तरीन कदीम एम्फी थिएटर्स में शामिल है। उसमें 35,000 के करीब लोग आ जाते थे। और हमें फिर वही जो हम काफ़ी अरसे से हमारी इस ट्रांसमिशन का एक हिस्सा भी रही है ये बात, एक अफसोस होता है कि मुस्लिम तहजीबों को जैसे छुपा दिया जाता है, हमारी बड़ी बड़ी बातें छुपा दी गई। हम कलोशियम जो इटली में है, मुझे एक दफ़ा फिर जाने का मौका मिला, उसे देखने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत उसकी हैबत है। लेकिन ये उतना ही बड़ा है, लेकिन इसको तारीख में कोई जिक्र नहीं करता। और ये उतना ही कदीम है। 35,000 लोगों का एक एम्फी थिएटर था जो कि ट्यूनीशिया में मौजूद था, लेकिन अब इसका जिक्र कोई भी नहीं करता। अच्छा, हमारे सामीन नाजरीन खुसूसन बच्चों के लिए इनकी ज़ुबान का शौक है, एम्फी थिएटर में जो वर्ड एम्फी है, ये बड़ा मज़े का वर्ड है। ये अगर आपको आ जाए तो कई जगह आसानी हो जाएगी। एम्फीबियन, ऐसे जानवर जो एम्फी मीन्स, हाँ, जो दो तरफ आ जाएगा। तो एम्फी थिएटर के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ जहाँ किरदार खड़े होते हैं, एक तरफ जहाँ शायकीन, एक तरफ जहाँ हंस रहे होते हैं और एक तरफ जहाँ लोग उनको देख के रो रहे होते हैं, उनकी हंसी देख उन किरदारों की। तो एम्फी के मानी कुछ ऐसे होते हैं, 2 तरफा हम ये कह सकते हैं। जबरदस्त।
अच्छा, ये पहली थिएटर की मिसाल नहीं है, जदीद मूवीज भी ट्यूनीशिया में बनती रही हैं। अच्छा। स्टार वॉर्स के कई सीन ट्यूनीशिया में शॉट हुए थे। फिर बल्कि हम आपको याद है, हमने पहले भी मुस्लिम ममालिक की बात की जहाँ पे मार्स की जब शूटिंग होनी हो तो वो उन ममालिक में होती है, तो ऐसी ट्यूनीशिया में स्टार वॉर्स शूट हुई, क्योंकि ये जो अरब और अफ्रीकन में रेडिश हार्श इन्वायरमेंट है जिनमें रहना बहुत मुश्किल है, ये अमूमन ऐसी तर्जुमान है जैसे कि आप मार्स पर रह रहे हो या सैटर्न पर रह रहे हो। तो स्टार वॉर्स के कई सीन्स जो हैं वो भी ट्यूनीशिया में ही शॉट हुए थे। बिल्कुल, क्या स्क्रीन पर भी हम मनाज़िर देख रहे थे अभी। बिल्कुल, मर्द वहाँ एहतजाज क्यों करते हैं? मर्द वहाँ एहतजाज इसलिए करते हैं कि ट्यूनीशिया गो के मुस्लिम मुल्क है, आबादी के तनासुब में भी मुकम्मल तौर पे आबादी मुस्लिमान लोगों पर ही मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ पर दूसरी शादी पर अब एक पाबंदी लगा दी गई है। तो वहाँ प्रो पॉलीगैमी रैलीज होती हैं कि दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए, उसके हवाले से होता है। अच्छा, यहाँ ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है, इससे क्यों होता है ना, अमूमन समझा जाता है कि कवानीन इंसान पर बोझ है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ था और जितने हम कवानीन बनाते चले जाते हैं उतने हम बोझ तले इंसानों को दबाते चले जाते हैं। तो मशहूर मुफक्किरीन फ़लसफ़ी कहते थे कि कवानीन वो बनाए जाएंगे जो लोगों को आज़ादी देंगे। शुभ नोट करें कि अगर आप ये कहें कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो इससे आप दूसरे की आज़ादी सल्फ कर रहे हैं। अगर उनकी पहली बीवी को भी इजाज़त दे दें और वो खातून जो कि दूसरी मेरी तो पहली वाली देती नहीं इजाज़त ना। सर आपकी तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं मिलनी लेकिन आप यूनिवर्सल बात करें ना इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे तो मिल जाएगी, तो अल्लाह ना करे। अच्छा, तो अगर आपकी पहली बीवी इजाज़त दे दें और वो दूसरी खातून जो कि दूसरी बीवी बनना वो भी इजाज़त दे दें और आप भी मानते हो, तब तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वहाँ पर ये बहस आज़ादी की बहस में आ रही है, फ़कत मजहबी बहस नहीं, ये कानूनी बहस है। कि अगर एक आज़ादी है मेरी तो आप उसे क्यों सल्ब करना चाह रहे हैं। तो ट्यूनीशिया उन ममालिक में शामिल है जो मुस्लिम है लेकिन दूसरी शादी पर पाबंदी है और वहाँ दूसरी शादी की हमायत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, खुसूसन जो ख़वातीन बेवाएँ हैं, जो थोड़ी उम्र में आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने भी इस जो इन प्रो पॉलीगैमी रैलीज है का साथ दिया है कि ये इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस रख सकते हैं, पहली खातून को धोखा नहीं दे, बैलेंस रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रो पॉलीगैमी रैलीज हैं जो कि वहाँ पर इस वक्त चल रही हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री में चलते हैं। अरब स्प्रिंग का आगाज़ भी ट्यूनीशिया से हुआ। अरब स्प्रिंग का आगाज़ ट्यूनीशिया से 2010 में हुआ, जब मोहम्मद नामी फल फरोश को जब पुलिस वालों ने तंग किया तो उसने तंग आके करप्शन और गुर्बत से तंग आके अपने आप को आग लगा ली थी। हैरत की बात देखिए कि जब हम ट्यूनीशिया से उठने वाले इस इनकलाब को देखते हैं जो लीबिया और इजिप्ट तक पहुंचा, तो इस अरब स्प्रिंग में वाहिद मुल्क जिसका इनकलाब जैस्मिन रेवोल्यूशन बना, बिल्कुल पुरअमन रहा, वो भी ट्यूनीशिया का था। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अरब स्प्रिंग आया क्यों था। तो अरब स्प्रिंग की अहम बात यह है कि वहाँ पे आमरीत थी इन तमाम ममालिक में, करप्शन थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, गैर ज़रूरी कवानीन थे और अवाम सवाल ही नहीं कर सकते थे। तो इसके हवाले से एक जो ये पूरी तहरीक शुरू हुई वो एक मोहम्मद नामी फल फरोश से शुरू हुई, जिसने जब पुलिस वालों ने उसको तंग किया तो उसने उनसे बचते हुए ख़ुद को आग लगा ली थी। और ट्यूनीशिया वाहिद मुल्क है जहाँ ये पुरअमन तरीके से जमहूरियत की तरफ ये तमाम ममालिक आमरीत से गए, लेकिन ट्यूनीशिया जो वाहिद है जहाँ ये इनकलाब जैस्मिन रेवोल्यूशन की तरह यानी इंतहाई अमन के साथ ये सब कुछ हुआ। और वाहिद जो आम बड़ी मौत हुई वो वही मौत थी जो मोहम्मद नामी आदमी की थी, जहाँ से इनकलाब शुरू हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्यूनीशिया के लोग अपने इनकलाब में कितने सच्चे हैं और अमन के साथ कितने संजीदा थे। वो सिर्फ आमिर को हटाना नहीं चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि आमिर के हटने के बाद भी केओस या नारकी ना मच जाए, मगर हम हंसी खुशी रहते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ट्यूनीशिया की एक ऐसी अहम बात जो कि इन बातों में कहीं रह ना जाए, वो आजकल अर्तुगरुल ड्रामे के बाद लोगों को पता चल गया है काफ़ी ज़्यादा। तो वो मशहूर मुस्लिम जो सूफ़ी हैं इब्न अल अरबी, वो भी मस्जिद ज़ैतून में ट्यूनीशिया में काफ़ी अरसा रहे। उनकी दो बहुत ही बड़ी किताबें हैं, फसूसुल हिक्म और फतूहात मक्किया। फतूहात मक्किया का नाम है मैकन रेवोल्यूशन। अगर आप मुझे इजाज़त दें कि वो 2 से 3 कौन से मुसलमान फ़लसफ़ी या सूफ़ी हैं जिनसे मगरिब ने बहुत फ़ायदा उठाया, तो इब्न खल्दून, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ तीसरा नाम इब्न अल अरबी का आएगा, जिन्होंने मस्जिद ज़ैतून ट्यूनीशिया में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। और फतूहात मक्किया, फिर जब वो यहाँ से ट्रैवल करके गए मक्का की तरफ तो उनको कुछ ख्यालात आए, उनका नाम फतूहात मक्किया रखा गया। तो ट्यूनीशिया की ज़मीन तसव्वुफ़ के हिसाब से भी बहुत ज़रख़ेज़ है। तो ये कुछ आम रिव्यू था हमारे ट्यूनीशिया के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेगमेंट खुर्रम भाई।